Good evening, dear students. So, my name is Pankaj Singh. I am here before you with a session with respect to in your history optional paper 1, section A, that is your ancient Indian history. So, in today's session, I am going to talk about कि जो हमारी भारतीय इतिहास है, जो भारतीय इतिहास लेखन हुआ, उससे संबंधित कौन कौन से स्कूल्स आए, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या कारण था कि उन्होंने हिस्ट्री को उस पर्टिकुलर स्टाइल में लिखा, राइट? उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, कौन कौन से मेजर हिस्टोरियंस उस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे. सो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग with respect to Indian history. So the major schools before us are, right, if you can see that on your screens, the colonial school, the nationalist school, the Marxist school and the multidisciplinary school. So these are the four schools of thought जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट की कि उन्होंने इतिहास को कैसे देखा, उन्होंने उसको कैसे हमें समझाने का और परोसने का कोशिश किया. तो ये जो कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है, इंडियन हिस्ट्री राइटिंग है, उनका एक टेंडेंसी है, उनका एक आदत है कि उन्होंने जो भी हिस्ट्री को प्रेजेंट किया उसमें उसको उन्होंने डिस्टॉर्टेड वर्जन में प्रेजेंट किया. मतलब उन्होंने रियल हिस्ट्री को प्रेजेंट नहीं किया, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन प्रेजेंट किया. ये जो colonial historians थे, basically this school of colonial school of history writing especially for India especially began जब भारत अंग्रेजों के अंडर में था, when British were ruling India. ठीक है, if British are ruling India, so obviously उनके कुछ vested interest हैं जिसको वो इस हिस्ट्री राइटिंग के थ्रू स्टैब्लिश करना चाहते हैं. और वो रीज़न ये था कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हम ये दिखा सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा अच्छा इतिहास नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ उनके बैकग्राउंड में नहीं है. और साथ ही साथ वो ब्रिटिश रूल को भी जस्टिफाई कर पाएंगे, उसकी अहमियत को वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं अगर इंडियन हिस्ट्री को वो एक डिस्टॉर्टेड या मॉडिफाइड वर्जन में प्रेजेंट करें. तो यही कारण है कि कॉलोनियल स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में जो भारतीय इतिहास की अचीवमेंट्स थे, जो उपलब्धियां थी, राइट, उसको इग्नोर किया गया, उसको नकारा गया, उसको कहीं ना कहीं दबाया गया. और उन्होंने ऐसे पीरियड्स को, ऐसी समयावधि को हाईलाइट किया, प्रेजेंट किया जिसमें भारत में प्रॉब्लम से, भारत समस्याओं से जूझ रहा था या फिर भारत एक विभाजित समूह की तरह उभरा हुआ था. तो जो जो एस्पेक्ट भारतीय इतिहास के रिच थे, अपने आप में अचीवेबल थे, हाईली प्लेस्ड थे, इन कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि ये सारा योगदान, ये सारा कंट्रीब्यूशन किसका है? ब्रिटिश का है. ठीक है, इंडियंस का कुछ नहीं है. और इस स्कूल का एक पर्टिकुलर फीचर या हम ट्रेट ये मानते हैं और ये समझते हैं कि इन्होंने हिस्ट्री फ्रॉम टॉप पर फोकस किया और खासकर हिस्ट्री में इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक हिस्ट्री को ज़्यादा एम्फेसाइज किया. और पॉलिटिकल हिस्ट्री को ज़्यादा एम्फेसाइज करने के एक अटेम्प्ट में हम देखते हैं कि ये जो कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग है, ये एलिट्स की हिस्ट्री पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है. तो अंग्रेज़ी ये जो हुकूमत और सत्ता भारत में चल रही थी, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को धर्म के आधार पर बांटा. They went on to divide the history of India on religious line, on communal lines. जैसे कि जिस पीरियड को आज हम एंशंट इंडियन हिस्ट्री मानते हैं, उसको उन लोगों ने कहा हिस्ट्री ऑफ हिंदू पीरियड, हिस्ट्री ऑफ हिंदू पीरियड, है ना. फिर जिस पीरियड को हम मिडिवल इंडिया के नाम से आज जानते हैं, उन्होंने कहा हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम पीरियड.
हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम पीरियड या मुस्लिम रूल। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक 1707 तक मुसलमानों का रूल रहा, और फिर जब वो यूरोपियंस या ब्रिटिश जब भारत में आते हैं, अदर यूरोपियन पावर्स भी आते हैं जिसमें कि ब्रिटिश सक्सेसफुल रहते हैं, उन्होंने उस पीरियड को कहा, क्योंकि हमारे आने से भारत में आधुनिकता आई, तो उन्होंने उसको टाइटल दे दिया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। अब कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो हैं वो भारतीय इतिहास के कुछ सेगमेंट्स को डार्क एज, अंधकारमय युग भी कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऐसे पीरियड्स उन्होंने हाईलाइट किए, ऐसे पीरियड्स, ऐसे समयावधि उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसमें उन्होंने कहा कि मानवीय इतिहास में किसी भी प्रकार की प्रगति विजिबल नहीं है। नो प्रोग्रेस of any kind, of any degree was witnessed in certain periods of Indian history, and that have been referred to as dark ages by these colonial group of historians। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा पोस्ट मॉडर्न एज में या पोस्ट मॉडर्न पीरियड एक डार्क एज है, वहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं है। अब देखिए पोस्ट मॉडर्न एज में मौर्यास की तरह एक पॉलिटिकली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था। ठीक उसी तरीके से अर्ली मिडिवल इंडिया या अर्ली मिडिवल एज को उन्होंने डार्क एज कहा, क्योंकि उसके बाद ही तुर्कों की सत्ता, the establishment of Turks happens in India। 18th century, once Aurangzeb dies, there are weak Mughal rulers, so what happens, the Mughal empire started declining once again। One family ruling or one person ruling did not become visible in the 18th century, and that they refer this period to as dark ages। तो बेसिकली उनका मंतव्य क्या था, उनका मोटिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था डार्क एजेस या डार्क पीरियड्स को हाईलाइट करने का? एक्चुअली उनका ऑब्जेक्टिव था कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश एक सिविलाइजिंग मिशन के तहत अपने आप को प्रोपोगेट करना चाहते थे। ब्रिटिश प्रोपोगेट करते थे कि देखो हम यहाँ रूल करने नहीं आए, हम गोरा लोग हैं, आप ब्राउन लोग हैं, आप ब्लैक लोग हैं। तो एक्चुअली समय ने हमारे ऊपर या ईश्वर ने हमारे ऊपर एक बर्डन दिया है, वो बर्डन गोरे लोगों का है, यानी कि वाइट मैन्स बर्डन है कि आप जाओ ईस्ट में और इन लोगों को सभ्य बनाओ। वाइट मैन्स बर्डन है। हम एक्चुअली एक सिविलाइजिंग मिशन पर निकले हैं, क्योंकि आप सिविलाइज्ड नहीं हैं इसलिए हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं। तो ये जो रीजनिंग है ये तभी फिट बैठेगा जब वो ये प्रोपोगेट कर दे कि भारत में तो सब कुछ अंधकार में युग है, अंधकार ही अंधकार है, तभी तो उनका रेलेवेंस होगा। तो कॉलोनियल ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस की ये टेंडेंसी रही है कि अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव जो कि वाइट मैन्स बर्डन है, सिविलाइजिंग मिशन है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने डार्क एजेस का एक टर्म था, और उस डार्क एज के टर्म को इंडियन हिस्ट्री के काफ़ी पीरियड्स में अप्लाई किया। तो इसके तहत वो कहते थे कि ब्रिटिश जो यहाँ पर आए हैं वो आपके ऊपर ही एहसान है, क्योंकि जो यहाँ का लोकल आदमी है, जो यहाँ का नेटिव है, उसकी लाइफ को ही अपलिफ्ट करने के लिए, उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए ब्रिटिश यहाँ पर आए हैं। आर वी गेटिंग द पॉइंट? तो हमने देखा कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस के हिस्ट्री राइटिंग में एक कम्युनल एजेंडा दिखता है, ताकि एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को वो दूसरी कम्युनिटी से लड़ा दें। और जो ब्रिटिश का एक कहना था ना, डिवाइड एंड रूल, उस फॉर्मूला के तहत वो भारत पर हमेशा हमेशा के लिए रूल कर सके। तो हम जानना चाहेंगे, वी वुड बी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ऑल पर्टिकुलर हिस्टोरियंस आर एसोसिएटेड विद दिस स्कूल ऑफ थॉट। सो we have major historians like James Mill, Vincent A. Smith, V.A. Smith के नाम से हम उन्हें जानते हैं, H.H. Wilson. These are major historians who were associated with this school, so that we must remember. So now onwards, when you're going to read any history book, and if you find that there is a colonial historian to it, you must understand that with what perspective, with what objective, with what all thoughts in his mind he has attempted to write Indian history. Are we getting the point? तो उससे हमें क्लैरिटी आएगी और हमारा एक प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बनेगा, हम चीज़ को न्यूट्रली देख पाएंगे विदाउट एनी
बायसेस। तो कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग में हमने देखा कि बहुत बायस के साथ, बहुत एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटल करने की मंशा से इस पर्टिकुलर स्कूल ने इंडियन हिस्ट्री राइटिंग करी। आर वी गेटिंग द पॉइंट? तो अब हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट पर आते हैं, नेक्स्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग पर आते हैं, जिसको हम नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग भी बोलते हैं, नेशनलिस्ट स्कूल बोलते हैं। तो एक तरफ हो गया कॉलोनियल स्कूल, तो आपको टर्म से ही रिफ्लेक्ट होता है कि कॉलोनियल स्कूल के रिएक्शन में जो स्कूल एमर्ज करेगा उसको हम बोलेंगे नेशनलिस्ट स्कूल। और चूंकि ये टर्म नेशनलिस्ट बहुत क्लियर है, इसका अर्थ हम सभी जानते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इनका पर्सपेक्टिव क्या होगा, इनका वर्जन या विजन क्या होगा, वो किस लेंस से, किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से भारतीय इतिहास लेखन को देखेंगे और भारतीय इतिहास लेखन करेंगे। आर वी गेटिंग द पॉइंट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्कूल इंडिया में कब इमर्ज करता है। तो आपने देखा होगा, आपने जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एक बहुत लंबे समय तक हम भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करते हैं, है ना। और जो हमारा एक टॉपिक है हमारे जीएस हिस्ट्री में, उसमें भी हम राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीयतावाद या राष्ट्रीयता का जन्म इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी होता है। तो उसी समय ये नेशनल स्कूल भी इमर्ज करता है, जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आएगी, जब भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव होगा, तो नेचुरल सी बात है उसी के समय या उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि भारत में नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एमर्ज किया। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एमर्ज करता है। अब देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये स्कूल एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया के रूप में उभरेगा। किसके लिए प्रतिक्रिया में ये उभर रहा है? कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के विरोध में, उसकी अगेंस्ट में ये स्कूल एमर्ज कर रहा है। आर वी गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो यहाँ के इतिहासकार हैं नेशनल स्कूल के, इनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? क्या इनकी इंस्पिरेशन है? क्या इनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है? क्या इनके लिए वो फूड फॉर थॉट है जिसकी वजह से ये ऐसा इतिहास लेखन करेंगे? आइडली ये इंस्पायर्ड थे इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को एक ब्राइटर शेड देने के लिए, एक उजला इंटरप्रिटेशन देने के लिए, एक चमकता हुआ वर्जन दिखाने के लिए। क्योंकि कॉलोनियल स्कूल ने एक बहुत ग्लूमी पिक्चर दिया था। द हिस्टोरियंस हु बिलोंग टू द कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग had presented a very dark and gloomy shade of Indian history. So it was and it became a bounden duty of the historians belonging to the nationalist school that they now would present the history of India in a brighter shade, and it is with this purpose that they started writing Indian history. And the large objective, what they wanted to establish was to bring forward and accentuate the spirit of nationalism. लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देना उनका एक ऑब्जेक्टिव था। और इस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन को शुरू किया। तो जो डार्क एज का कॉन्सेप्ट था, अंधकार युग या अंधकारमय युग, जिसको किसने दिया था? अभी हमने पढ़ा है कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने दिया था। तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये आप एंटिसिपेशन लगा सकते हैं, इतना आपको समझ में आ चुका है। उस कॉन्सेप्ट को नेशनल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस कंप्लीटली थरोली रिजेक्ट कर देंगे। वो इसको कंप्लीटली नकारेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। और इसके ऑपोजिशन में अपनी बात को स्थापित करने के लिए, अपनी बात को स्टैब्लिश करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश देयर व्यू पॉइंट एंड ओपिनियन, दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन एज, स्वर्णमय युग की एक उन्होंने परिकल्पना करी और उन्होंने एक उसका नोशन दिया। तो ये गोल्डन एज एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिस्ट स्कूल क्या है, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये गोल्डन एज? द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन एज इज
ऐसा पीरियड जहाँ पे हर एस्पेक्ट में ऑल राउंड प्रोग्रेस विजिबल है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कल्चर हो। तो इंसान के, मानव के इतिहास का ऐसा पहलू या ऐसा एक समय अवधि जहाँ पर हर प्रकार का विकास ही विकास एविडेंट होता है, उसको उन्होंने गोल्डन एज का रेफरेंस दिया, गोल्डन एज का टर्म दिया। समहाउ जैसे कि किसी भी स्कूल ऑफ थॉट या हिस्ट्री राइटिंग के लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कॉलोनियल स्कूल के हमने लिमिटेशंस पढ़े, यहाँ पर भी हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस एक बात में चूक गए। हर कुछ अच्छा होना, सब कुछ अच्छा होना, that everything goes good, everything is absolutely in a positive light would be a utopian idea। ये एक आदर्श सिचुएशन होती है जो कि रियलिटी में कभी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप और मैं अपनी लाइफ की बात करें तो ऐसे समय था जब हमने परफेक्टली एक्ट किया। जैसे कि अगर हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात करते हैं, हफ्ते में 7 दिन हैं तो 5 दिन या 5.5 दिन डेफिनेटली हम अपने शेड्यूल को अडहियर करते हैं, उसका पालन करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। लेकिन शायद आधा दिन या 1.5 दिन ऐसा भी होगा जहां पर हम वो शेड्यूल अडहियर नहीं करते। ठीक यही फॉर्मूला, यही सूत्र भारतीय इतिहास में भी लागू होता है। तो क्या ऐसा संभव है हर प्रकार की प्रोग्रेस ही एविडेंट होगी? नहीं, कुछ लाइटर शेड के एरियाज भी होंगे। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने क्या किया, उन्होंने जो लिमिटेशंस थे या कमियां थी उसको बिल्कुल भी उसके बारे में बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया, या फिर कह सकते हैं उन्होंने ग्लोरिफिकेशन का एक एलिमेंट अपनी हिस्ट्री राइटिंग में दिया। आर वी गेटिंग द पॉइंट? जस्ट लाइक द कॉलोनियल स्कूल, इन्होंने भी हिस्ट्री फ्रॉम द टॉप या हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल सेगमेंट या हिस्ट्री ऑफ द एलीट क्लासेस पर फोकस किया। मतलब ऊपर से इतिहास, जो कुछ रूलिंग क्लासेस हैं उन्हीं के रूल को उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने हाईलाइट किया और वही कहा यह इतिहास है। आम जन, कॉमन पीपल, people of the lower sections and the lower strata of the society were a missing element in both the nationalist and the colonial group of history writing। तो कुछ मेजर हिस्टोरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे जो कि नेशनल स्कूल से एसोसिएटेड हैं। वो हैं हमारे नीलकंठ शास्त्री सर, आर.सी. मजूमदार सर एंड एच.सी. रे चौधरी सर। These are major popular historians who have been associated with the nationalist school of history writing। अब कहते हैं ना कि समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन होता है। विथ टाइम थिंग्स चेंजेस, विथ टाइम पर्सपेक्टिव चेंजेस। और बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर हम लॉ की भी बात करें तो क्या होता है कि लॉ को भी समय के साथ चेंज होना चाहिए, अमेंड होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से लोगों की विचारधारा भी चेंज होती है। 1960 के दशक के आते आते एक नई विचारधारा इमर्ज करी हिस्ट्री राइटिंग में, जिसको हम कहते हैं मार्क्सिस्ट स्कूल। इस मार्क्सिस्ट स्कूल की विशेषता क्या थी? Unlike the colonial group of historians, unlike the national group of historians who had focused more on political history, political factors in shaping the history of any definite period, जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस हैं उन्होंने आर्थिक पहलुओं को, उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर्स को एम्फेसाइज किया कि उसने कैसे इतिहास का निर्माण किया है या उसने कैसे इतिहास बनाया। मीन्स द फैक्टर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक कॉजेज एंड इकोनॉमिक्स were focused upon as to what was their role in shaping Indian history, particularly because we're dealing with paper 1। Now, अब क्या होता है, चूंकि इन्होंने इकोनॉमिक परिदृश्य, इकोनॉमिक फैक्टर्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया, तो कहीं ना कहीं इनसे क्या चूक हुई, इन्होंने पॉलिटिकल डायमेंशंस को इग्नोर कर दिया। इन्होंने सोशल इकोनॉमिक डायमेंशंस को तो एम्फेसाइज बहुत किया, बहुत अच्छे से स्टडी किया, लेकिन ये भी कहाँ चूक गए, पॉलिटिकल डायमेंशंस को। तो इनके हिस्ट्री राइटिंग में जिस प्रकार से इन्होंने इतिहास लेखन किया है, हम देखते हैं कि आम जन का बहुत बड़ा हाइलाइटिंग फैक्टर रहता है कि उन्होंने इतिहास को कैसे निर्मित किया है, उनकी क्या भूमिका रही है ऐतिहासिक समय में। जैसे कि पेसेंट्स, जैसे कि ट्राइब्स, जैसे कि वर्कर्स, ये जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, या फिर ये कहें
लोअर स्टाटा नॉट इन दैट सेंस, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक हमने हिस्ट्री पढ़ी जो टॉप क्लासेस की हिस्ट्री को ज़्यादा दर्शाता है, और ये एक आम जन है, अ स्ट्राटा विच हैज़ नॉट सो फार बीन हाईलाइटेड और बीइंग कंसिडर्ड वर्दी ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो ये ऐसे लोग थे जिनके बारे में मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस एम्फेसाइज करेंगे कि उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इतिहास के निर्माण में। इस अप्रोच को, मार्क्सिस्ट स्कूल की अप्रोच को हम कहते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर आते हुए। ठीक है, इसी स्कूल से एसोसिएटेड एक स्कूल है जिसको हम सबाल्टर्न स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो है, इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया सबाल्टर्न स्कूल। जैसे कि ये लोग कहेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कांग्रेस और सम फ्यू लीडर्स, इट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिलो, लाइक द वर्कर क्लासेस, लाइक द पीजेंट्री क्लासेस, लाइक वुमेन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो स्कूल है सबाल्टर्न स्कूल, ये किसी से एसोसिएटेड है, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिनको हम जानते हैं बाय द name of Ranjit Guha. Ranjit Guha has been associated with this school of history writing. तो coming back to Marxist school, कि इस Marxist school के साथ हमारे कौन कौन से major historians associated हैं, जैसे कि आर एस शर्मा इज एसोसिएटेड विथ मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। जैसे कि हमारे पास इरफान हबीब सर हैं जो कि वंस अगेन एसोसिएटेड विद व्हाट, द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। एंड देन ये नाम आपने बहुत सुना होगा, आपके लिए बहुत फेमिलियर नाम है क्योंकि इनके किताब मॉडर्न इंडिया पर भी आती है, जो शायद आप लोगों में से कुछ लोग पढ़ भी चुके होंगे, सुमित सरकार। ठीक है, सुमित सरकार सर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। सुमित सरकार भी मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के ग्रुप में आते हैं। अब हम एक अप्रोच पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पानी अगर एक जगह पर पड़ा रहे तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, उसमें सड़न पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कानून है जो समय के साथ परिवर्तित ना हो, इफ द लॉ डज नॉट चेंज विथ टाइम, इफ इट डज नॉट ड्रॉप अवे इट्स ऑब्सोलीट प्रोविजंस, इफ इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट provisions which cater to the changing needs of time, the law is absolutely useless and that it should be removed, it should be amended and to reflect the newer realities of time. समय की नई मांग को दर्शाते हुए कानून भी आने चाहिए। और यही एक नियम, यही एक जो प्रिंसिपल है वो इतिहास लेखन और हिस्ट्री राइटिंग पर भी अप्लाई होता है, उस पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अभी हमने कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग देखा, अभी हमने नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग देखा, फिर उसके बाद हमने मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग देखा। लेकिन समय के साथ लोगों को, हिस्टोरियंस को, इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवी वर्ग को, इतिहासकारों को ये समझ में आया कि नहीं, अगर इतिहास को हमें जैसा वो घटा है एज इट इज उसको वैसे ही रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर भी आइडियल सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं होगी कि जैसा इतिहास घटा है वैसा ही रिकंस्ट्रक्ट हो जाए, क्योंकि टाइम में लैप्सेस आते हैं, सोर्सेज में लैप्सेस आते हैं, आपको कंटिन्यूस रिसोर्सेज नहीं मिलते टू स्टडी हिस्ट्री, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ गैप रहता है। जैसे अगर मैं आपसे ही बात करूं कि आप अपने बारे में बताइए, तो क्या पॉसिबल है, अगर मैं डे 1 से छोड़ दूं, लेट्स से आप 5 साल के हुए, 5th ईयर से आप, लेट्स से मोस्ट ऑफ यू हु वुड बी वाचिंग माय लेक्चर्स मस्ट बी समवेयर अराउंड 20 और 21, है ना, तो क्या कह सकते हैं आप 5th ईयर के बर्थडे से लेकर अब तक आपको दिन ब दिन, हाँ, लम्हा ब लम्हा आपको सारे इवेंट याद होंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल एक ऐसा स्कूल होगा जिसका पर्सपेक्टिव होगा, जहां तक संभव हो, साइंटिफिक बेसिस पर, विदाउट एनी प्रेजुडिसेस, विदाउट एनी प्रीकंसीव्ड नोशन, बिना किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हुए, बिना किसी माइंड मेकअप के, हम बिना किसी प्री डिस्पोजिशन के हम हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे और इतिहास का लेखन उसी प्रकार से करेंगे।
तो इस स्कूल को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे हिस्टोरियंस जो इन एलिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और जो इस उद्देश्य से काम करते हैं कि हमें बिना किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए बिना अपना इतिहास प्रेजेंट करना है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, बहुत न्यूट्रल तरीके से, बहुत राशनल और लॉजिकली चीज़ों को अगर हमें लिखना है तो वो स्कूल कहलाता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि कोई भी अगर एक इवेंट है तो उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हो सकते हैं, उसको सिर्फ एक ही दिशा में नहीं देखेंगे ये लोग। तो ये जो नई अप्रोच है, ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इतिहास की, ये भारत में कब एमर्ज करी? पर्टिकुलरली भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो ये 1990 के दशक में इमर्जेंस होता है। अगर आप देखें 1990 का दशक भारत के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो दशक है जिसमें भारत खुला आर्थिक रूप से। एलपीजी रिफॉर्म्स भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फिनेंस मिनिस्टर अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट emerged only in 1990s। तो इकोनॉमिकली भी 1990s का डिकेड हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, और ये बात आपको यहाँ पर याद रहेगी कि हिस्ट्री राइटिंग के लिए भी। तो आज के मेजर हिस्टोरियंस जो आज रिसर्च कर रहे हैं, जो आज इतिहास लेखन कर रहे हैं, वो मोस्टली किस स्कूल को बिलोंग करते हैं, या उनको हम किस ग्रुप में बांट सकते हैं, रख सकते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में। उनका अप्रोच क्या है कि एक बहुत बैलेंसिंग तरीके से, है ना, एक बहुत बैलेंस्ड मैनर में, इन अ बैलेंस्ड मैनर we must attempt to reconstruct the events of the past, which is called as a balancing reconstruction of हिस्ट्री। ठीक, तो ये जो स्कूल है, ये जो ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस हैं, ये बहुत अछूते रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से। जैसे कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस कॉलोनियल पावर्स का रूल हाईलाइट और जस्टिफाई करने के पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस नेशनलिस्ट एजेंडा को प्रोपोगेट करने के पर्सपेक्टिव से इतिहास का लेखन करेंगे। मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस इकोनॉमिक फैक्टर्स को वरीयता देते हुए इतिहास का लेखन करेंगे। लेकिन जो मल्टीडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है वो किसी भी आइडियोलॉजी में नहीं विश्वास रखते और ना ही वो उससे अफेक्टेड होते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री कैन नॉट बी स्टडीड इन एब्सोल्यूट चेम्बर्स इन कंपार्टमेंट, कि जैसे 1900 का एग्जाम्पल नहीं लेते, जैसे कि 800 AD, ठीक है, और फिर 900 AD शुरू हो गया, ठीक है। सो इस 800 AD से 899 AD तक एक अलग सेगमेंट था और फिर एक नया सेगमेंट शुरू होगा। ये जो हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी स्कूल के हिस्टोरियंस हैं वो एक फिनोमिनन में विश्वास करते हैं जिसको उन्होंने टर्म दिया कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, कि पिछले समय अवधि के कुछ फीचर्स, कुछ लक्षण आगे के पीरियड में चलेंगे और समय के परिवर्तन के साथ साथ ये फीके पड़ जाएंगे और जो नए फीचर्स हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। जैसे कि जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने पेपर 1 में तो मैं आपको बताऊंगा एक पेलियोलिथिक एज है ना, उसके बाद एक मेसोलिथिक एज है, फिर हमारा एक नियोलिथिक एज है या फिर अपर पेलियोलिथिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी हम मेजरली इसको समझेंगे। तो जब प्रिमिटिव मैन का ट्रांसफरेंस पेलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज से नियोलिथिक एज में होता है, तो पेलियोलिथिक एज के कुछ फीचर्स कुछ समय तक मेसोलिथिक एज में चलेंगे, लेकिन कुछ नए फीचर्स भी एमर्ज करेंगे और समय के साथ ये नए फीचर्स ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होंगे। ठीक है, उसी तरह से मेसोलिथिक एज से जब ट्रांजिशन नियोलिथिक एज में होगा तो मेसोलिथिक एज के फीचर्स मध्य बढ़ जाएंगे और नियोलिथिक एज के फीचर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस अप्रोच से ये लोग हिस्ट्री राइटिंग देखते हैं, हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसी बेस पर उन्होंने फॉर एग्जांपल भारतीय इतिहास को अनलाइक द कॉलोनियल हिस्टोरियंस हिंदू, मुस्लिम एंड मॉडर्न पीरियड की तरह नहीं बांटा अलोन। उन्होंने कहा एक प्राचीन भारतीय इतिहास है, एक अर्ली मिडीवल भारतीय इतिहास है, एक मिडीवल भारतीय इतिहास है, एक अर्ली आधुनिक भारतीय इतिहास है और फिर
आधुनिक भारतीय इतिहास है। तो ये बहुत साइंटिफिक और बहुत ज़्यादा रैशनल डिविजन या पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहलाया। जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो अपना जो इतिहास लेखन कर रहे हैं उसका बेस, उसका जो प्रूफ है वो साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक एग्जामिनेशन, जैसे कि कार्बन 12 डेटिंग है ना, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर हमें मिला उसका कार्बन कंटेंट किस रेट पे निकलता है हमें ये पता है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि वो किस पीरियड का रहा होगा। ये ना हमें फॉसिल मिला तो वो किस पीरियड को बिलोंग करता होगा। अब जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में छेड़खानी नहीं हो सकती है ना, तो उसमें क्या है कि हम एक बहुत क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये इस समय का है और चूंकि इसमें ये लिखा हुआ है तो उस समय का पर्टिकुलर समाज कैसा, जैसे कि हमें अशोका के द मॉडर्न किंग अशोका, गुप्ता किंग समुद्रगुप्ता, हाँ, देन वी हैव अकबर, हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द पीरियड ऑफ दैट history. So multidisciplinary approach relies more on scientific examination of the past, on archaeological and other evidences to reconstruct history. So this is what I had in store for you. आज मुझे आपसे यही डिस्कस करना था. Kindly share the video with your friends and I shall be back soon with another video. Thank you so much and you have a great time.